हाँ जी, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। साथियों, आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू और सब बढ़िया चल रही होगी। साथियों, अभी जो है इलेक्शन का ईयर है और इसमें खूब वैकेंसी आई हुई है और खूब वैकेंसी आई है। तो अभी अपन जम के मेहनत करेंगे और पूरा 100% अपना एफर्ट लगाएंगे और ईमानदारी से 100% मेहनत करेंगे तो अपनी सीट है कहीं ना कहीं अपनी सुनिश्चित हो जाएगी। इसी आशा के साथ अपन जो है फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू करते आगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने फिजिक्स के अंदर गति की जो समीकरणें थी वो पढ़ी थी और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते थे उसकी प्रैक्टिस की थी। और गति की समीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते अगर एग्जाम के अंदर सवाल आता। अपन वन बाई वन टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। और मेरी ये पूर्ण जो है पूर्ण ये आशा रहेगी और पूरा एफर्ट रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर ना जाए और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर मिले और सब है ना धीरे धीरे अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो अपन का टॉपिक रहेगा विद्युत धारा रहेगी। ठीक है। अब विद्युत धारा जो फिजिक्स का टॉपिक है इसके अंदर विद्युत धारा का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपके कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। तो अपन विद्युत धारा की बात करते। विद्युत धारा को बात करने से पहले अपन विद्युत जो आवेश है उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की बात करेंगे। तो विद्युत सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत आवेश। अब सर विद्युत आवेश पढ़ना जरूरी है क्योंकि जहां जहां बात विद्युत धारा की होगी वहां कहीं ना कहीं टर्म से आवेश के आसपास घूमेगा। विद्युत धारा जो है आवेश के बिना चल ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं रोल पूरा पूरा विद्युत धारा के अंदर किसका है? आवेश का है। तब सर आवेश विद्युत आवेश क्या होता है? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो। मतलब सीधी सी बात है, कोई भी पदार्थ का वो गुण होता है, वो फिजिकल जो गुण होता है जिसके कारण वो कहीं ना कहीं चुंबकीय बल का या विद्युत बल का अनुभव करता है। अब सर इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था थेल्स ऑफ माइलेट। ठीक है। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले आवेश की कहीं ना कहीं आवेश के बारे में बताने की कोशिश की कि इस थेल्स ऑफ माइलेट ने क्या कहा, एक अंबर नाम का पदार्थ था। अंबर एक पदार्थ था। ठीक है। अंबर नाम का पदार्थ था, उसको उसने रगड़ की ऊन पर। उसका जो घर्षण है, रगड़ है, वो ऊन के ऊपर की। तो उसके कारण अंबर के पदार्थ को फिर रगड़ करने के बाद उसने छोटे छोटे कण थे उसके ऊपर उसने छोटे छोटे कणों के ऊपर, छोटे से बारीक कणों के ऊपर किया। तो उसके कारण वो अट्रैक्शन हो रहा था, मतलब आकर्षित हो रहे थे। मतलब सीधी सी बात, अंबर नाम का पदार्थ था, ऊन के ऊपर रगड़ करने के बाद उसके ऊपर टच किए, छोटे छोटे कणों के ऊपर लगाया तो वो कहीं ना कहीं वो आकर्षित हो रहा था। लेकिन वो पूरा पूरा आवेश के बारे में नहीं बता पाया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था विलियम गिलबर्ट। इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक तो ली उसने कांच की रॉड, मतलब कांच की छड़ कह सकते हैं। ठीक है। उसकी उसने घर्षण कराई, कांच की जो छड़ थी उसने उसकी घर्षण कराई रेशम के कपड़े के ऊपर, रेशम का कपड़ा। ठीक है। और एक उसने ली कांच की छड़ की जगह प्लास्टिक की छड़ ली। प्लास्टिक की जो छड़ थी उसकी उसके ने घर्षण जो रगड़ कराई वो कराई। इसने कांच की छड़ थी उसके तो रेशम का कपड़ा लिया और प्लास्टिक की जो छड़ थी उसके रगड़ कराई बिल्ली की खाल के ऊपर, बिल्ली की खाल। और उसने देखा कि जो कांच की छड़ है रेशम के कपड़े के ऊपर घर्षण कराने के बाद उसने, और प्लास्टिक की जो छड़ थी उसकी बिल्ली की खाल के ऊपर घर्षण कराने के बाद उसने देखा कि वो कण कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में विलियम गिलबर्ट्स के बाद में सबसे पहले थेल्स ऑफ माइलेट साइंटिस्ट आया, उसके बाद आया विलियम गिलबर्ट्स। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट आया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस साइंटिस्ट ने ये क्या बताया कि इसके कारण कहीं ना कहीं आवेश उत्पन्न हो रहे हैं और आवेश के कारण जो कांच की छड़ है उसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो रहा है और प्लास्टिक की छड़ के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो आवेश का कहीं ना कहीं सबसे पहले स्टार्टिंग तो थेल्स ऑफ माइलेट ने किया था, लेकिन वो पूरा प्रतिपादित नहीं किया, उसी को आगे बढ़ाया था उसने विलियम गिलबर्ट्स ने। और लास्ट जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बोला कि जो अट्रैक्शन हो रहा वो कहीं ना कहीं धनावेश और ऋणावेश चार्ज उत्पन्न हो रहे, उसी बल अनुभव हो रहे, उसके कारण जो है उसके ऊपर जो है आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है।
अब इसका मतलब हो गया कि एक तो धनावेश उत्पन्न हो रहा और एक ऋणावेश हो गया। आवेश के कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। आवेश कौन से प्रकार के हो गए? 2। तो सीधी सी बात है, आवेश हो गए 2 प्रकार के, एक तो हो गया धनावेश और एक हो गया ऋणावेश। तो सीधी सी बात है, आवेश के अगर मैं प्रकार की बात करूं, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2। एक तो हो गया धनावेश, धनावेश, और दूसरा कौन सा हो गया? ऋणावेश, दूसरा हो गया ऋणावेश। अब सर देखो, समझो चीज को कि इसमें होता क्या कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, उस सजातीय आवेश के अंदर हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश, उसके अंदर क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। मतलब दो सजातीय आवेश आपस में आसपास लाएंगे तो उसमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण। अब सर सजातीय का मतलब दोनों एक जैसे, जगह अगर एक कोई चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो सजातीय मतलब एक ही जाति के हुए, तो इनके मध्य में क्या होगा? हमेशा प्रतिकर्षण होगा। और वही अगर जैसे दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। कारण क्या है? दोनों सजातीय आवेश। इसी की जगह विजातीय आवेश लिया, मतलब एक बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा? हमेशा आकर्षण होगा। सेम आपने मैग्नेट के अंदर, चुंबक के अंदर पढ़ा होगा कि चुंबक के अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ होता है और एक कौन सा होता है? साउथ। अगर चुंबक के दोनों नॉर्थ और नॉर्थ ध्रुव पास में आ जाए तो हमेशा चुंबक में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब वो दूर भागने की कोशिश करेगी। ये इसका मतलब सीधी सी बात, नॉर्थ नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? सजाति, और सजाति के अंदर सजाति में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। मतलब सेम कंसेप्ट जो मैग्नेट का है वो इसी में लग रहा है। अगर इसी चुंबक मैग्नेट के अंदर में नेगेटिव ध्रुव है, पोल है, उसके बाद अगर साउथ पोल ले आऊं तो हमेशा उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। मतलब कंसेप्ट समझ में ये आना चाहिए कि आवेश जो होता है, हमेशा आवेश की ये प्रकृति रहती है कि सजातीय जब भी आवेश होंगे उनके बीच में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। और विजातीय जब भी आवेश होगा उसके मध्य हमेशा क्या होगा? आकर्षण। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। अब सर इसी को समझने की कोशिश करते हैं आगे और एग्जाम्पल से, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो एक अलग बात होती है, अपन को तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए है क्या, बेसिक कंसेप्ट। अब देखो, सबसे पहले आपने एक छोटी सी, जो मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, आपने सीधा डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, आपने डाल्टन का पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का पढ़ा होगा, नील्स बोर का पढ़ा होगा। तो डाल्टन ने ये बताया कि कोई भी परमाणु होता है उसका नाभिक होता है, नाभिक के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहरी कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या सर? परमाणु के 3 मूलभूत कण हो गए, एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी? जब केमिस्ट्री अपन मॉडल पढ़ेंगे तब आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब सर इतना याद रखना, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर हमेशा चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर मान लेते हैं 15 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन? 15। और 8 जो है इलेक्ट्रॉन है। 8 क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या है? ज्यादा। और आपको पता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब इसका मतलब होगा इस बॉडी के ऊपर आवेश कैसा हो जाएगा? धनावेश। कैसा हो जाएगा? धनावेश। सेम इसी की उल्टी बात कर रहा हूं मैं। सेम कोई और बॉडी है, उसके ऊपर मान लेते हैं, इस बॉडी के ऊपर मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, या सेम मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन है और 8 क्या है? प्रोटॉन है। अब इस कंसेप्ट में क्या बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से क्या है? ज्यादा है। अब ज्यादा है तो इसके ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है ऋणावेश होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इससे बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? ऋणावेश आएगा। अब सर ऐसा ही कंसेप्ट हो जाए कि कोई ऐसी बॉडी हो जिसके ऊपर 15 ही प्रोटॉन हो और 15 ही इलेक्ट्रॉन हो, फिर क्या हो जाएगा सर? इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? तो इस कंडीशन में आपको पता दिख रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर। इस कंडीशन के अंदर ये बॉडी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो आवेश का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी बात है कि सजातीय होगा तो प्रतिकर्षण और विजातीय होगा आकर्षण। प्रोटॉन के ऊपर बेसिकली चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है,
अब सर आवेश को, आवेशन की अगर विद्या देके एक आवेश का ट्रांसफर कैसे किया जाता है, तो अपने कंसेप्ट में अपने बात नहीं, वो 12th की बात होती कि आवेश को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग विद्या होती है, जैसे चालन है, प्रेरण है या घर्षण है। इसके द्वारा आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे घर्षण का मतलब तो रगड़ से भी ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉडी उसके ऊपर चार्ज है, दूसरी बॉडी में संपर्क में लाने के बाद उसके बीच में घर्षण कराया जाए तो आवेश क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। सेम प्रोसेस इसी आवेश को समझने की कोशिश करो, ये अपन प्रैक्टिकल कर सकते हैं या किया होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, एक स्केल लूँ, स्केल को मैं अगर सर के ऊपर घुमाऊँ, बालों के ऊपर घुमाऊँ, फिर इस स्केल से क्या करूँ, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लूँ और उस छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर लाओगे तो आपको लगेगा कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े वो कहीं ना कहीं स्केल से चिपक रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी की जो स्केल है सर से घुमाया, उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो विद्या अपन को नहीं पढ़नी, आवेश की कौन सी विद्या। अब अपन आवेश के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आवेश के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, और एग्जाम के अंदर अपन पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूरे पूरे बन सके। अब देखो आवेश जो होता है, सबसे पहले मैं बात करूं कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक हमेशा होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ये ऐसा ही मात्रक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कूलाम पूरा नहीं लिखता, 5C लिखता, कूलाम को रिप्रेजेंट किया जाता है C से। ऐसा ही आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अपन मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब सर अदिश राशि क्या होती है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, ओनली फॉर किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता। अब सर क्या आवेश के कूलाम मात्रक होता और नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। आपको पता मात्रकों की पद्धतियां अलग 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 है, जैसे फॉर एग्जांपल CGS थी, MKS थी, SI थी, ठीक है, FPS थी, तो इसका मतलब मात्रक भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाए, सीधी सी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आवेश का मात्रक होता है तो ऑप्शन के अंदर कूलाम रहेगा, बाकी और एम्पियर दे दे, अलग अलग मात्रक दे देता। आपसे सवाल आएगा सीधा सा कि कूलाम किसका मात्रक है या आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अब सर और आवेश के क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, अगर मैं बात करूं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। अब ध्यान रखना ये फैराडे है, एक वर्ड होता है फेरेड, वो फेरेड जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है, लेकिन फैराडे जो है वो किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश का आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, फैराडे। और अगर मैं इसी में पूछा जाऊं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो हमेशा छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। और इसी स्टेट कूलाम को ध्यान रखना फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो या तो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन ऑप्शन के अंदर रहेगा। सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है, फैराडे। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अपन क्वेश्चन के अंदर जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, कूलाम है और नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब सर एक रेशियो बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। फैराडे और कूलाम के अंदर क्या संबंध होता है, एक जो फैराडे होता है, एक फैराडे, वो ध्यान रखना 96,500 कूलाम के बराबर होता है। कितना होता है, एक जो फैराडे होता है उसके अंदर 96,500 कूलाम होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के, एक फैराडे के अंदर कितने कूलाम होते हैं, तो कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500। ठीक है, अब सर बात करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर कि आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्रक देख लिया आपने, छोटा मात्रक देख लिया, बड़ा मात्रक देख लिया, और आवेश हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो आवेश जो होता है उसको हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू से, कहीं कहीं स्मॉल क्यू से करते हैं लेकिन कैपिटल क्यू से किया जाता है। आवेश जो होता है वो होता है Ne, क्यू बराबर क्या होता है, Ne। सर n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक आपको याद रखना, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कभी गिवन नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। नेगेटिव है, ध्यान रखना 19, क्योंकि आपको पता था कि आवेश के ऊपर, आवेश पे चार्ज कैसा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो सर इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। अब देखो एक कंसेप्ट यहां से समझना, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन का मान हमेशा धनात्मक जो पूर्णांक संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, उसके अंदर होता है, ध्यान रखना। कैसे,
ऐसे नहीं होता कि n का मान 1.4 आ जाए, डेसिमल के अंदर कभी भी नहीं आता है। अब सर क्यों नहीं आता? तो कभी भी अपने ऐसा पढ़ा है क्या केमिस्ट्री के अंदर, छोटी क्लास में पढ़ा होता है कि एक कोई बॉडी है उसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो या 2.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर n का मान हो वो पॉजिटिव मतलब जो है डेसिमल के अंदर नहीं आएगा। अब सर क्वेश्चन के अंदर अपन सॉल्व करेंगे क्या डेसिमल में आ सकता है? बिल्कुल आएगा, लेकिन जब 4 ऑप्शन आपके अंदर हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1.8 आ गया या 1.6 आ गया, तो ऑप्शन के अंदर रहेगा ना, तो 1.8 नहीं आएगा, वहां पे 1 रहेगा, 1 3 4 6 ऐसे ऑप्शन रहेंगे, तो इसका मतलब 1.4 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 के आसपास है, ठीक है, तो वो ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने यही कहा आपको कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई। अब सीधी सी बात अपन को पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है? एन का। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर एन। तो एन का मान निकालना तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा ई। अब देखो क्यू कितना दे रखा है? 1 कूलम, तो क्यू का मान कितना? 1। अब सर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए इलेक्ट्रॉन का मान आवेश नहीं देगा, अपन को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलम, ठीक है। तो इसकी जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिख दिया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 90। अब सर सॉल्व करने के लिए क्या करें कि जब 10 की पावर माइनस का 19 है, आपको पता है हर से अंश में जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर ले जाएगा तो 10 की पावर कितना हो गया? 19, और बट्टे में कितना? 1.6। अगर मैं क्या करूं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो ऊपर कितना लग जाएगा? 10, ठीक है। अब देखो इसी को थोड़ा सा और इजी सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, एक पावर अगर बाहर ले लूं, इसको ऐसा लिख दूं 100 इंटू 10 की पावर 18, तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको पता है आधार समान होता है तब घातों का गुणा में हो, और आधार समान हो तो घातों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है, ठीक है। बट्टे में क्या हो गया? 16। अब देखो उसको तो पावर को तो ऐसे ही रहने दो, 100 में 16 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। फिर पीछे रहेगा 40, मतलब 2 बार, और फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार, मतलब 6.25 इंटू में 10 की पावर कितना रहा? 18। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या सर इसका मात्रक आएगा? नहीं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई मात्रक नहीं होता। अब सर क्या 6.25, अभी आपने तो ये बोला था एन का मान जो है वो हमेशा डेसिमल के अंदर नहीं होगा, तो आपको जो ऑप्शन के अंदर होगा वो 6.25 नहीं देगा, तो इसका मतलब 6.25 आ रहा है, मतलब लगभग लगभग किसके बराबर है? 6 के। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने कितनी लगा दी? लगभग कितनी? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट के अंदर फॉर्मूला याद रखोगे क्यू बराबर एन। क्वेश्चन के अंदर आवेश हमेशा देगा, 2 कूलम 10 कूलम 15 कुछ भी दे दे। इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 90 कूलम, ठीक है। तो ये अपने बेसिकली बात किसकी की? आवेश की बात की। अब आवेश अपन को समझ में आ गया, आवेश की बात करती। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। अब सर इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को। अब सर विद्युत धारा क्या होती है? आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अब देखो ऑप्शन के अंदर परिभाषा बेस भी दे सकता है कि आवेशों की प्रवाह की दर कहलाती है, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, विद्युत धारा दे देगा, विभवांतर दे देगा। तो आवेशों के प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। तो मैंने पहले ही कहा था जब जब अपन विद्युत धारा की बात करेंगे तब तक कहीं ना कहीं विद्युत धारा हमेशा किसके आसपास घूमती है? आवेश। कोई भी सिंपल सी भाषा में बात करूं, कोई भी बॉडी हो, विद्युत धारा बहेगी, इसका मतलब उसमें आवेश 100% उपस्थित है। बिना आवेश के, बिना इलेक्ट्रॉन के कभी भी उस बॉडी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिस बॉडी के अंदर आवेश होंगे, चार्ज होंगे, उस बॉडी के अंदर 100% विद्युत धारा बहेगी। अब देखो सर इसको थोड़ा सा एग्जांपल से, जैसे आपने पदार्थ देखे, तो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है चालक, चालक, एक होता है अचालक, और एक होता है अर्धचालक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, चालक का मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह होगी। चालक का मतलब क्या हो रहा है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो। अब सर विद्युत धारा प्रवाह हो, इसका मतलब विद्युत धारा कब प्रवाह होगी? जब उसमें आवेश उपस्थित हो। इसका मतलब चालक, जो भी चालक बॉडी होगी उसमें विद्युत धारा बहेगी। तो चालक क्या होते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल चालक की बात करूं, जैसे तांबा है,
तांबा है, जैसे चांदी है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि धातुएं जो होती, धातु अधातु और उपधातु होती है, मिश्र धातु होती है। धातुओं के अंदर सबसे अच्छी छूत चालक कौन सी होती है? चांदी होती है। चांदी में सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रवाहित होता है। तो जैसे तांबा है, चांदी है, या फिर मैं एक बात करूं जलीय विलयन की, जलीय विलयन की, या मैं बात करूं जैसे मानव शरीर की, मानव शरीर की, तो ये कैसे चालक है? अब सर चालक है इसका मतलब बॉडी में आवेश है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, करंट फ्लो होता है, कभी भी अपन इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में चले जाते हैं, अपने बॉडी के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब अपन बॉडी में कहीं ना कहीं क्या है? आवेश है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। अब सर अचालक क्या होते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर है, रबर है, जैसे कांच है, ठीक है, इसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती, ठीक है। अब सर अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती भी है या नहीं भी होती। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बढ़िया बात करूं डेफिनेशन की, इस पदार्थ की खास बात होती है कि अगर निम्न ताप है, निम्न ताप है, तो उसमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। वही टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए, उच्च ताप हो जाए, तो उसमें हमेशा विद्युत धारा प्रवाह होती है, तो वो अर्धचालक कहलाता है, सेमीकंडक्टर। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अपन को कंसेप्ट आ गए, पदार्थ के तीन गुणों के, चालक इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, अचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, और अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी निम्न ताप पे नहीं बहेगी, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो उसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। मतलब सीधी सी बात है, विद्युत धारा किससे लिंक है? आवेश। सिंपल सा वर्ड है, जब जब आवेश होगा तब तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। ये अपन पदार्थ की बेसिक बात करते। तो सिंपल सी बात है, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अब सर इसकी फॉर्मूले की मैं बात करूं तो देखो, विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है? आई से। आई बराबर आवेशों के प्रवाह की दर। तो आवेश को क्या बोलते हैं? क्यू। प्रवाह की दर, रेट किसके संपर्क में रही? टी की। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बटा टी। आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा टी, ठीक है। तो देखो, आई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद्युत धारा से। क्यू को पता है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो अपन को पता है। अब इसका ध्यान है, विद्युत धारा का मैं मात्रक की बात करूं, विद्युत धारा का मात्रक, तो देखो आवेश का मात्रक कूलाम, क्या होता है? कूलाम, बटा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, क्या होता है? सेकेंड, ठीक है। तो कूलाम प्रति सेकेंड को ही ध्यान रखना, बोला जाता है एम्पियर। क्या बोला जाता है? एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट के ऊपर दिया हो। तो आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा जो होती है उसका मापन, विद्युत धारा का मापन वो हमेशा किस में किया जाता है? अमीटर में। विद्युत धारा का मापन हमेशा किस में किया जाता है? अमीटर में। अब सर अमीटर का जो सर्किट अपन पढ़ेंगे उसमें प्रतीक अभी बात कर ले, जब सर्किट पढ़ेंगे तब समझ में आ गया। हमेशा अमीटर को हमेशा लिखा जाता है, सर्किट के अंदर ड्रॉ किया जाता है, तो ए लिख के प्लस माइनस दिया जाता है। जैसे सर्किट ड्रॉ करते हैं अपन फिजिक्स के अंदर, तो बैटरी आती है, तो आपने देखा होगा बैटरी सेल है, तो सेल को पॉजिटिव नेगेटिव से शो किया जाता है, या सेलों का संयोजन, या सेल सॉरी बैटरी, तो उससे इस सिंबल से शो किया जाता है। बल्ब है तो आपने देखा होगा इससे ऐसे शो किया जाता है। ऐसा नहीं कि बैटरी बनानी पूरी पूरी सर्किट के अंदर बैटरी बनानी। तो ये प्रतीक है कि हमेशा मापन जो है विद्युत धारा का वो किस में किया जाता है? अमीटर के अंदर किया जाता है, ठीक है। और क्या याद रखोगे? एक बात पॉइंट याद रखोगे, आदर्श जो अमीटर होता है, आदर्श अमीटर, उसका जो हमेशा प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, सॉरी जीरो होता है, शून्य। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा कैसा होता है? शून्य। अब सर आदर्श अमीटर क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? जब प्रतिरोध पढ़ेंगे तब याद रखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट याद रखोगे कि अमीटर को हमेशा, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब सर श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होते हैं? जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट बाई पॉइंट आप नोट करते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में बताऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें विद्युत धारा में खास खास बात की याद रखोगे कि आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू बटा टी। फिर क्या याद रखोगे? आवेश सॉरी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। सर मापन जो विद्युत धारा का किया जाता है अमीटर में किया जाता है, ठीक है। प्रतीक कैसा होता है सर्किट के अंदर अमीटर का? तो ये लिखा जाता है, प्लस माइनस दर्शाया जाता है। आदर्श जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा कितना होता है? शून्य, जीरो। और अमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम। या तो इस पॉइंट के ऊपर आपसे सवाल पूछेगा, या क्या करेगा इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल दे देगा। अब कैसे फॉर्मूले के अंदर सवाल दे, तो देखो बात करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की।
जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये कहूँगा एक चालक तार है, चालक तार पे आवेश मैंने क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि एक चालक तार में आवेश जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं आपको 600 गुलाम, कितना दे दिया 600 गुलाम, और इसमें प्रति मिनट या सॉरी समय दे दूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया 5 मिनट। एक चालक तार में 5 मिनट, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा, एक चालक तार में 5 मिनट में 600 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें विद्युत धारा का मान बताइए। ठीक है, तो सर इसमें निकालना क्या, आई विद्युत धारा, और अपन को पता आई बराबर अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है Q बटा T। तो सर Q का मान 600, सर समय का मान 5 रख दे, नहीं रखेंगे। मात्रक की मैंने लास्ट क्लास में बात की, विशेष तौर पे मात्रक का ध्यान रखोगे। जो भी पद्धतियां थी उसमें समय हमेशा किस में होता था, सेकंड में, तो ये मिनट में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, सेकंड में। और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है, तो इसको क्या लिखता हूँ, 5 × 60। ठीक है, तो 60 की टेबल से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। ठीक है, 10 में भाग दोगे 5 का, तो धारा आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन धारा का पूछ रहा है, और धारा आपके पास कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो तो सवाल के अंदर क्या होगा, धारा पे, आवेश पे, समय पे देगा, तो 2 राशि हमेशा देगा, एक राशि पूछ लेगा। हो सके समय पूछ ले, हो सके आवेश पूछ रहे, और हो सके विद्युत धारा पूछ ले। तो अपन को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई बराबर Q बटा T। अब देखो आपको फॉर्मूला जो जैसा रहे याद रखना है, आई बराबर Q बटा T रखो, या Q बराबर इसको इधर गुणा करो, I इंटू T रखो, जैसे भी रखो, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। अपना मेन काम फॉर्मूला याद होना चाहिए, पक्षांतर करके कैसे करो, लेकिन याद होना चाहिए। Q बराबर I बटा T रखो, सॉरी I बराबर Q बटा T रखो, या Q बराबर IT रखो। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स की बात हुई 3। ठीक है, एक थोड़ा सा आप है ना, इसमें क्या करता है, कभी कभी वो एम्पियर में नहीं देखे, इसमें मात्र धारा में चेंजेस कर देता। कैसे, तो एक 3 चीज याद रखोगे। एक जो मिली एम्पियर होता है, एक मिली एम्पियर को एम से लिखा जाता है, मिली, एम का मतलब मिली और ए का मतलब एम्पियर। एक जो मिली एम्पियर होता है उसमें हमेशा कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर। कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 3। एक जो है माइक्रो एम्पियर, ये ध्यान रखना, म्यू को से लिखा जाता है, इसको बोला जाता है माइक्रो। क्या बोला जाता है, माइक्रो, और इसको क्या बोला जाता है, मिली। ठीक है, तो एक मिली एम्पियर के अंदर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, और एक माइक्रो एम्पियर होता है उसमें होता है 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर। कितना, 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर। एक जो नैनो एम्पियर होता है उसमें हमेशा होता है 10 की पावर माइनस का 9 एम्पियर। क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 9 एम्पियर। तो 3 याद रखोगे, मिली, माइक्रो और नैनो। जब भी मिली कोई भी आए, चाहे मिली कुलाम दे दे, जरूर थोड़ी एम्पियर दे, मिली कुलाम दे दे, मिली का मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना -3, माइक्रो आए तो 6, और नैनो आए, नैनो से 9 या वो ही जाएगा नैनो। और ध्यान रखना तीनों को पढ़ते कैसे, नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव नहीं। यूँ तो ध्यान रखना एंगस्ट्रॉन होता है, फर्मी होता है, लेकिन वो अपना उतना काम नहीं चाहता। 3 राशि तो आपको याद रखना। अब सर क्वेश्चन के अंदर कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं कि एक जो है 2 मिली एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, धारा कितनी, विद्युत धारा कितनी दे दी मैंने क्वेश्चन के अंदर, 2 मिली एम्पियर। क्या उस क्वेश्चन के अंदर 2 रख दोगे, नहीं रखेंगे मात्र, क्योंकि अपन को पता है विद्युत धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, आई की जगह 2 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 2, और मिली एम्पियर आपको पता है कि 1 मिली में कितना होता है, 10 की पावर -3। तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -3 एम्पियर। तो जब क्वेश्चन के अंदर रखेंगे वैल्यू, तो 2 ना रख के क्या रखेंगे, 2 × 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो अपन ने आज की क्लास में विद्युत आवेश की बात की, आवेश कैसे होते थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया, क्या क्या प्रकार है। आवेश में इतना ही याद रखोगे, साइंटिस्ट के ऊपर सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आवेश में ये याद रखोगे, मात्रक, अदिश राशि, ठीक है, और जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद सजातीय प्रतिकर्षण और विजातीय क्या होता है, आकर्षण। उसके बाद विद्युत धारा में बात की, मापन किससे किया जाता है, मात्रक क्या किया जाता है, वो सब किया जाता है। ठीक है, वो देखा। और एक इसमें भी पूछूं अगर, कि आपसे पूछूं विद्युत धारा भी कैसी राशि है, तो ये भी ध्यान रखना कैसी राशि, अदिश राशि। अब सर अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ध्यान रखना आवेशों के प्रवाह की दिशा तो होती, लेकिन इस संयोजन का नियम की, अदिश संयोजन के नियम की पालना करता है। ठीक है, एक करंट जो होता है निश्चित डायरेक्शन के अंदर, एंगल चेंज ना हो तो एक निश्चित डायरेक्शन के अंदर बहता है, इसीलिए इसको किस क्वांटिटी में डाला जाता है, अदिश राशि। तो दोनों विद्युत आवेश कहे तो भी अदिश राशि, और विद्युत धारा कहे तो भी कैसी, अदिश राशि। ठीक है, तो आई होप आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और पॉइंट बाई पॉइंट लेकर समझ में आएगा। अगली क्लास में अपन विभवांतर की बात करेंगे, ओम के नियम की बात करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।